तो सेक्शन नंबर 35 दोस्तों हम लोगों ने पूरा कर लिया। और सेक्शन नंबर 35 जो कि हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन के बारे में बात करता है, इसके कॉन्टेक्स्ट में सारे प्रोविजंस हमें क्लियर भी हो गए। अब बारी आती है इससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने की। वैसे तो हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, लेकिन अपनी कंसेप्ट की क्लियरेंस के लिए कुछ इस तरह के क्वेश्चंस जो कि असेंशियल्स को लिए हुए इंक्लूड किए हुए होते हैं, यानी सेक्शंस को भी लिए अंदर असेंशियल्स को भी लिए हुए होते हैं, उनको भी हम गो थ्रू कर लें ताकि क्लियरेंस हमें फ्यूचर के लिए अच्छे से हो जाए। खाली प्री क्वालिफाई करना तो काफ़ी नहीं है, इसके लिए हमें मेंस के लिए क्वेश्चन भी सॉल्व करने पड़ेंगे। और आजकल का ट्रेंड क्या है? आजकल का ट्रेंड है कि प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। अब प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस भी कभी कभी कुछ क्रिटिकल हो सकते हैं और कई कई बार बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते हैं। दोनों तरह के हो सकते हैं। ये प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस मेंस में भी आ सकते हैं, प्री में भी आ सकते हैं, और डिपेंड करता है कि कितने कितने मार्क्स के वो पूछते हैं। अगर एलोबरेट करके डिटेल पूछते हैं तो फिर हमें ज़्यादा एक्सप्लोर करना पड़ेगा, और अगर मेंस में छोटा सा ही पूछा है तो जितना कंटेंट पूछा है उतना ही लिखिए, ज़्यादा एक्सप्लोर करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ज़्यादा लिखने के लिए ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यूज। कंसेप्ट है हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन। पहला सवाल हमारे पास ये है, वैसे तो मैंने पहले अभी इसके आंसर पहले वाले पेज पर ही ले लिए थे, लेकिन आप में से कुछ लोगों की रिक्वेस्ट पर इसके आंसर्स हमने नेक्स्ट पेज पर ले लिए हैं, ताकि आपको फ़िलहाल के लिए पता ना चल पाए कि इसका आंसर क्या है, ताकि आप अच्छे से अपना दिमाग लगा सकें। तो चलो ठीक है, देख लेते हैं। एक सेकेंड में ज़रा पेन को इनेबल कर लूँ, ताकि यहाँ पर कुछ मार्किंग वगैरह करनी है तो मैं कर लूँ और आप अच्छे से फोकस कर पाओगे। तो मेरे पास जो क्वेश्चन है पहला, वो ये कहता है, द डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन अंडर सेक्शन 35 ऑफ टीपी एक्ट मीन्स। इसका मतलब पूछ रहे हैं। चार ऑप्शन है मेरे पास, इनमें से क्या मतलब है? पहला, द ट्रांसफरी मस्ट ऑलवेज एक्सेप्ट द ट्रांसफर। दूसरा, द ट्रांसफरर मस्ट ट्रांसफर ओनली हिज ओन प्रॉपर्टी। क्या यहां पर एक क्लॉज में ये बोला है कि ट्रांसफरी को इस ट्रांसफर को एक्सेप्ट करना ही होगा हमेशा? पहला तो ऑप्शन ये है। दूसरा, कि ट्रांसफरर मस्ट ऑलवेज ट्रांसफर हिज ओन प्रॉपर्टी, मतलब सिर्फ अपनी ही प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करता है। लेकिन हमारे पास डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन में तो ये है ना कि ट्रांसफरर की अपनी प्रॉपर्टी होती ही नहीं है, वो तो किसी और की प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करता है। तीसरा, अ पर्सन कैन नॉट बोथ क्लेम अंडर एंड अगेंस्ट द सेम ट्रांजेक्शन। अब मान लो कोई पर्सन है, वो एक ही प्रॉपर्टी को क्लेम करे या क्लेम ना करे, क्या दोनों के दोनों ऑप्शंस को अवेल कर सकता है? हमारे पास डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन ये कहता है कि आप एक ही चीज को अप्रोबेट और रेप्रोबेट नहीं कर सकते। मतलब हमने अगर आपसे ये कहा कि आपकी प्रॉपर्टी हम ट्रांसफर करेंगे, गिफ्ट करेंगे किसी पर्सन को, लेकिन इसके बदले में हम तुम्हें कुछ बेनिफिट दे देंगे। जैसे कि मान लो, मैंने आपसे लास्ट टाइम भी ट्रांजेक्शन को समझाया था, मैंने आपसे कहा था कि मान लो हमारे पास कोई पर्सन ए है और वो प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफर करता है, लेकिन प्रॉपर्टी ए की नहीं है, प्रॉपर्टी सी की है। तो सी को कहता है कि देखो, तुम्हारी प्रॉपर्टी की कीमत तो 1 लाख रुपीज़ है, मैं तुमको 1 लाख 10,000 रुपीज़ देता हूँ, मतलब 10,000 का बेनिफिट आपको देता हूँ एक्स्ट्रा। तो बताओ, तुम इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए रेडी हो? बताओ, मैं ट्रांसफर कर दूं? तो वो कहता है हाँ कर दो। तो फिर इसका मतलब है वो बेनिफिट अपने पास रख रहा है, लेकिन लैंड को सामने वाले व्यक्ति को दे रहा है। एक ऑप्शन तो ये हो गया। दूसरा, वो कहता है नहीं, मुझे कोई लैंड ट्रांसफर नहीं करनी, ये पकड़ो अपना पैसा वापस। तो ये दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन चूज करना है। क्या वो दोनों के दोनों चूज कर सकता है? वो कहते हैं ट्रांसफर, देखो सी क्लॉज में, अ पर्सन कैन नॉट बोथ क्लेम अंडर एंड अगेंस्ट द सेम ट्रांजेक्शन। ठीक है, एक ही हमारे पास सी ऑप्शन हो गया। और फोर्थ, वो कहते हैं इलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी बाय द स्टेट। क्या स्टेट करती है इलेक्शन? नहीं, स्टेट तो इलेक्शन नहीं करती। स्टेट तो बल्कि इस ट्रांजेक्शन में कहीं पर है भी नहीं। हाँ, डिपेंड करता है, लेकिन ये तो नॉर्मल प्राइवेट पार्टीज के बीच में अंडरस्टैंडिंग होती है। स्टेट का तो यहाँ से कोई लेना देना भी नहीं है। तो अगर आप यहाँ से देखोगे तो मोस्ट प्रोबेबल आंसर आपको क्या नजर आ रहा है? तो ऑप्शन आपको नजर आना चाहिए सी। ठीक है, देखते हैं कि यही आंसर है कि नहीं। तो चलिए चेक करते हैं। तो आंसर बिल्कुल वही सही बात है, यहाँ पर सी ही आंसर निकला है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास पर्सन क्लेम करे और क्लेम करने के अगेंस्ट जाए, दोनों चीजें वो सेम ट्रांजैक्शन में नहीं कर सकता। मतलब एप्रोबेट और रेप्रोबेट दोनों एक ही ट्रांजैक्शन में नहीं हो सकते। मतलब वो ये नहीं कर सकता कि बेनिफिट भी रख ले
और लैंड को ट्रांसफर भी ना करे, ये वो नहीं कर सकता। तो इसका सी का यही मतलब है। ठीक है, चलो अभी आगे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास ये है कि जो हमारा सेक्शन नंबर 35 टीपी एक्ट है, ये डील करता है इनमें से कौन से डॉक्ट्रिन्स पर। अरे भाई, अभी तो मैंने बार बार रिपीट कर करके बोला है कि हम कौन से डॉक्ट्रिन के बारे में बात कर रहे हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन के बारे में। यहाँ पर हमारे पास टीपी एक्ट में मेंशन्ड और भी कंसेप्ट्स के बारे में बात किया गया है, जैसे कि हमारे पास डॉक्ट्रिन ऑफ लीस्ट पेंडेंस है, डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन है, डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस है, डॉक्ट्रिन ऑफ फीडिंग द ग्रांट बाय एस्ट्रोपल है। तो यहाँ हमारे पास और भी कंसेप्ट दिए हुए हैं, लेकिन हमारा सेक्शन 35 तो सिर्फ इनमें से एक ही कंसेप्ट के बारे में बात करता है। कौन सा है? बी, डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन। तो चलिए चेक करते हैं हमारा यही आंसर है या नहीं। बिल्कुल यही आंसर है, डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है, इफ अ पर्सन ट्रांसफर प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू समवन एल्स। हमारे डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन में तो यही होता है, प्रॉपर्टी भाई साहब किसी और की होती है और हम उस प्रॉपर्टी को किसी और को गिफ्ट करते हैं या बेचते हैं। हमारी प्रॉपर्टी तो वो होती नहीं है जो हम ट्रांसफर करते हैं। तो अगर कोई पर्सन किसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहा है जो किसी और की है, एंड इन द सेम डीड कन्फर्स द बेनिफिट ऑन द ट्रू ऑनर, और ट्रू ऑनर को उसी ट्रांजैक्शन के द्वारा, उसी सेम डीड के द्वारा एक बेनिफिट भी देता है, तो अब ये ट्रू ऑनर को क्या करना होगा, ट्रू ऑनर के ऊपर किस तरह की ड्यूटी है, क्या ऑब्लिगेशन है उसके पास। अब हमारे पास चार ऑप्शंस है। क्या वो एक्सेप्ट कर सकता है प्रॉपर्टी को भी और बेनिफिट को भी? नहीं। फिर तो अगर वो ऐसा करता है तो एप्रोबेशन और रेप्रोबेशन दोनों एक साथ सेम ट्रांजैक्शन में होंगे, जो कि नहीं हो सकते। तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा, अलेक्ट आइदर टू एक्सेप्ट, अलेक्ट, अलेक्ट, और हमारे पास डॉक्ट्रिन क्या है? इलेक्शन का ही है। अलेक्ट आइदर टू एक्सेप्ट द ट्रांसफर और टू टेक द बेनिफिट। बिल्कुल सही बात है भाई, या तो आप ये मान लो कि मैं ट्रांसफर करने के लिए रेडी हूं, और या फिर आप क्या करो, आप बेनिफिट ले लो और ट्रांसफर कर दो, और या फिर आप बेनिफिट लौटा दो और ट्रांसफर ना करो। यही तो हो सकता है। तो कहते हैं आइदर अलेक्ट टू एक्सेप्ट द ट्रांसफर और टू टेक द बेनिफिट, ऑलवेज फॉरफिट द बेनिफिट, फाइल अ सूट फॉर डैमेज। एक्चुअल में यहां पर बी क्लॉज में ये होना चाहिए था, आइदर ही रिजेक्ट द ट्रांसफर, एक्सेप्ट नहीं, आइदर ही रिजेक्ट द ट्रांसफर। क्योंकि अगर वो रिजेक्ट करेगा तो फिर वो बेनिफिट नहीं लेगा, क्योंकि दूसरे वाले केस में तो बेनिफिट ले रहा है ना। तो अगर वो बेनिफिट लेगा, अगर बेनिफिट लेगा तो ट्रांसफर करेगा, और ट्रांसफर नहीं करेगा तो फिर बेनिफिट भी नहीं रखेगा। तो इलेक्शन तो इन दोनों में से एक चीज के लिए करना है। सही है, चलो अब देखते हैं। बिल्कुल यहां पर यही है, लेकिन यहां पर आइदर टू एक्सेप्ट द ट्रांसफर ना होकर आइदर टू रिजेक्ट द ट्रांसफर और टू टेक द बेनिफिट, ये होना चाहिए था। इसको मैं और सिंपल तरीके से बोलूं तो मैं ये कहूंगा आइदर टू एक्सेप्ट द ट्रांसफर और आइदर नॉट टू ट्रांसफर। सिंपल भाषा में ये भी हो सकता है, मतलब तो इसका यही है। चलिए आगे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, इन केस द ट्रू ऑनर क्लेम्स हिज ओन प्रॉपर्टी। अगर मान लो जो इस प्रॉपर्टी का असली मालिक है, जो ट्रू ऑनर है, वो कहता है भाई साहब हमें तो कोई प्रॉपर्टी आपके हिसाब से ट्रांसफर नहीं करनी। आप कौन होते हो हमें बताने के लिए कि आप इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करना चाहते हो, किसी को गिफ्ट करना चाहते हो? तो भाई क्योंकि तुम ट्रांसफर करना चाहते हो तो मैं राजी हो जाऊं प्रॉपर्टी को देने के लिए, क्योंकि तुम मुझे ऑफर कर रहे हो, हैं? तो क्या ये जरूरी है? नहीं। अच्छा, तुम एक सिचुएशन देता हूं मैं, तो मान लो तुम्हारे पास बड़े सारे पैसे आ गए, आप बड़े अमीर बन गए, आपको लगा यार मैं अब अपने शहर की सबसे पॉश एरिया में सबसे बढ़िया 2 साइड वाला या 3 साइड ओपन जैसा भी हो, मैं ऐसा घर खरीदूंगा। आपको एक पसंद आ गया, आपने वहां जाके मालिक को बोला, क्योंकि आपको लगा मेरे पास तो पैसा है, मेरे पास तो पैसे की पावर है, देखो भाई साहब हम आपकी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहे हैं। कहता है आप कौन है? आपने कहा मैं मिस्टर एक्स हूं, मैं प्रॉपर्टी आपकी ट्रांसफर करूंगा। कहते हैं क्यों करोगे आप? कहता मैं आपको दूंगा ना। अरे कितनी कीमत है तुम्हारी प्रॉपर्टी? वो कहता है भाई साहब वो सब छोड़िए, कह रहे मैंने मार्केट वैल्यू पता की है, इवैल्यूएशन इवैल्यूएटर से भी मैंने बात की है, आपकी प्रॉपर्टी ज़्यादा ज़्यादा 6 करोड़ रुपए की है, मैं आपको दे रहा हूँ 10 करोड़ रुपए, 4 करोड़ फालतू, अब तो करोगे ना? तो कहता है भाई साहब अब 10 करोड़ के आप 100 करोड़ दो, मैं तो तब भी नहीं करता, मैं तो नहीं करता। तो जरूरी नहीं है कि ट्रू ओनर आप जो भी बेनिफिट लेकर आ जाओ वो एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो, वो अपनी प्रॉपर्टी
क्लेम कर सकता है कि मुझे नहीं ट्रांसफर करनी, तब वो क्या करेगा, वो कहता है ही मस्ट रिलिंक्विश द बेनिफिट कन्फर्ड इन ल्यू ऑफ दैट प्रॉपर्टी। उस प्रॉपर्टी के बदले में जो बेनिफिट उसको दिया जा रहा है वो उसे परित्याग करना होगा, उसे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उसे जब प्रॉपर्टी नहीं देनी तो फिर बेनिफिट तो नहीं रख सकता अपने पास। आंसर यही होना चाहिए, कुछ और होना चाहिए? देखते हैं बाकी भी ऑप्शंस को हम एक्सप्लोर कर लेते हैं। दूसरा, रिलिंक्विश ऑल द बेनिफिट्स अंडर द डीड। मैंने आप लोगों को याद होगा ये बात समझाई थी कि अगर कोई बेनिफिट प्रॉपर्टी के ल्यू में दिया हुआ हो उसको तुम अपने पास रिटेन करके नहीं रख सकते अगर आप ट्रांसफर को अलाउ नहीं करते, लेकिन उसी डीड के द्वारा और भी बेनिफिट्स दिए गए हों लेकिन वो इन ल्यू ऑफ प्रॉपर्टी ना हो, तो उन बेनिफिट्स को ये जो पर्सन होता है रियल ऑनर, ये इनको अपने पास रिटेन करके रख सकता है, उन्हें उसे रिलिक्विश करने की जरूरत नहीं है। तो उस कंसेप्ट के हिसाब से मेरा जो बी क्लॉज है, लेकिन वो तो ये कह रहा है कि मुझे सारे के सारे बेनिफिट्स को रिलिक्विश करना है इस डीड में, तो वो तो नहीं करना होगा ना इसका मतलब, तो इसका मतलब बी क्लॉज नहीं हो सकता। चलो अभी और भी तो ऑप्शन बचे हैं, वो भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। पे कंपनसेशन टू द ट्रांसफरिंग, डू नथिंग एज ही इज एंटाइटल्ड टू बोथ। तो आपको क्या लगता है इनमें से कौन सा आंसर होना चाहिए? पहले वाले में कहता है कि वो बेनिफिट जो आपको मिला है प्रॉपर्टी के संबंध में वो आपको लौटाना होगा क्योंकि आप प्रॉपर्टी क्लेम कर रहे हैं। दूसरे में है जितना भी बेनिफिट लिया है वो लौटा देना है। तीसरा, आपको ट्रांसफरी को कॉम्पनसेशन देना है। अरे ट्रांसफरी को कॉम्पनसेशन ट्रू ओनर क्यों देगा? अगर कोई डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी होता है, अगर कोई ट्रांसफरी डिसअपॉइंट हो जाता है तो उसको कंपनसेशन पे करने की जिम्मेदारी ट्रू ओनर की नहीं होती, वो तो ट्रांसफरर की होती है ना। याद है ना आपको जब मैंने आपको पढ़ाया था। और तीसरा वो कहते हैं डू नथिंग एज ही इज एंटाइटल्ड टू बोथ। अरे नहीं, उसे डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन के तहत कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। आप कहते हो कि डी के द्वारा उसे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, नहीं 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 नहीं, उसे बेनिफिट्स जो है उसने जो लिए हैं उस प्रॉपर्टी के रिलेशन में वो रिलिंक्विश करने पड़ेंगे, उसे लौटाने पड़ेंगे। तो इसके हिसाब से आंसर क्या हुआ? ए हुआ। तो चलिए चेक करते हैं यही आंसर है कि नहीं है। तो ठीक है, यही आंसर है। देखो अब इन जो भी हम यहाँ कंसेप्ट पढ़ रहे हैं इनके पीछे एक मंशा है मेरी। ये मंशा तो है कि आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं इससे, लेकिन ये जो डिस्कशन मैं इन क्वेश्चंस के थ्रू आपके साथ कर रहा हूं इससे आपको इसकी रियल एप्लीकेबिलिटी समझ में भी आ रही है। आप समझ पा रहे होंगे कि बीच बीच में जहां जहां एसेंशियल्स हैं वो किस तरह से फिट हो रहे हैं, उनको किस तरह से इस्तेमाल करना है। तो इसके बेसिस पर आपके किसी भी तरह के प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, आप इजीली सॉल्व कर पाओगे इसको। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। इफ द ट्रांसफर इज ग्रेचुइटियस, तुम्हें याद होगा मैंने जब आपको सेक्शन पढ़ाया था तो मैंने आपसे दो कंडीशंस बताई थी ट्रांसफर करने के बारे में। मैंने कहा था हो सकता है ट्रांसफरर जो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहा हो ये ग्रेचुइटियस हो। ग्रेचुइटियस का मतलब होता है कि भाई कंसिडरेशन तो ली नहीं ट्रांसफर करने के लिए, बिना पैसे लिए ही ट्रांसफर हो रहा है, जैसे कि गिफ्ट के केस में होता है। याद है ना तुम्हें? तो एक सिचुएशन तो मैंने आपको ये बताई। दूसरा मैंने आपसे कहा था कि हो सकता है ट्रांसफरर ने ट्रांसफरी से कोई कंसिडरेशन ले लिया हो। दो सिचुएशन बताई थी मैंने। और मैंने आपसे ये कहा था कि मान लो ट्रांसफरर की डेथ ट्रू ऑनर के द्वारा इलेक्शन करने से पहले ही हो जाती है, तो अगर मान लो ट्रांसफरर की ही डेथ हो गई तो क्या ट्रांसफर हो सकेगा? नहीं होगा। लेकिन जो ट्रांसफरी है, ट्रांसफरी तो इस नॉन ट्रांसफर की वजह से डिसअपॉइंट नहीं हो जाएगा? होगा। तो उसे कोई कंपनसेशन नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। कितना मिलेगा? जितनी प्रॉपर्टी की वैल्यू होती है उतना मिलेगा। कौन देगा? रिप्रेजेंटेटिव देंगे। कहां से देंगे? ट्रांसफरर की खुद की प्रॉपर्टी में से देंगे। यही कंसेप्ट समझाया था तुम लोगों को। अब मेरे पास इस क्वेश्चन से रिलेटेड ये कंसेप्ट है यहां पर। जैसे ही कोई क्वेश्चन आए, आपका जो सेक्शन आपने पढ़ा है उसमें जो एसोसिएटेड कंसेप्ट या प्रोविजंस हैं वो आपके दिमाग में इमीडिएटली फ्लैश हो जाने चाहिए, और ये सब कुछ आपके फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में होना चाहिए। ऑर्डिनरी एग्जामिनेशन में आपको 45 सेकंड से लेकर 1 मिनट का टाइम मिलता है। नॉर्मली 45 सेकंड्स टू 1 मिनट का टाइम आपको मिलता है। तो आपका ये नहीं है कि आप लंबा लंबा समय भी लगाए जा रहे हैं आप करने के लिए। ये तो मैं डिस्कशन कर रहा हूं, समझा रहा हूं, इसलिए हर क्वेश्चन पे टाइम ले रहा हूं आपको समझाने के पर्पस के लिए।
लेकिन एग्जामिनेशन में आपको बहुत क्विक होना पड़ेगा। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा फ्लैशेज में आप इनको सॉल्व कर पाओगे फटाफट फटाफट। और जितना आप प्रैक्टिस नहीं करोगे उतने ज़्यादा आपकी स्पीड कम होगी, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम अटेम्प्ट होंगे, आप कंपटीशन के जद में फंस जाओगे और हो सकता है सिलेक्शन में आपको ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़े, ज़्यादा आपको स्ट्रगल करना पड़े। तो स्पीड भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी एक्यूरेसी और जितनी नॉलेज ज़रूरी है। चलो अभी आगे आते हैं, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। अब यहाँ पर वो क्या बोलता है, एक सेकंड दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं इफ द ट्रांसफर इज ग्रेचुइटियस एंड द ट्रांसफरर डाइज बिफोर इलेक्शन देन, तब क्या होगा? नो इलेक्शन इज पॉसिबल, नंबर 1। द बेनिफिट लैप्स ऑटोमेटिकली, द एस्टेट ऑफ द ट्रांसफरर इज चार्ज्ड विद मेकिंग गुड द लॉस, ट्रांसफरी गेट्स नथिंग। अभी मैंने आपसे क्या कहा? मैंने कहा अगर ट्रांसफरी डिसअपॉइंट हो जाए और ट्रांसफरर की डेथ हो चुकी है, क्योंकि जिसकी वजह से ट्रांसफरी डिसअपॉइंट हो गया, प्रॉपर्टी उसे नहीं मिली, तो वो चाहेगा कि मुझे जो लॉसेज हुए हैं इट शुड बी मेक गुड बाय द ट्रांसफरर, बट एक्चुअली ही हैज ऑलरेडी डाइड, देन दैट लॉसेज कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम द एस्टेट ऑफ द प्रॉपर्टी और एस्टेट ऑफ द ट्रांसफरर। तो यही हमारा आंसर है, सी। यही आंसर होना चाहिए, चेक भी कर लेते हैं। बिल्कुल यही आंसर है हमारे पास, सी ही आंसर है। चलिए आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। इफ द ट्रांसफर इज फॉर कंसिडरेशन एंड द ट्रांसफर फेल्स, देखो पहले वाला मैंने आपको सिचुएशन वो दिया था जहां पर बिना कंसिडरेशन के ही ट्रांसफर हो रहा था, गिफ्ट के केस में। लेकिन दूसरा सिचुएशन मैंने आपको दिया है जहां पर ट्रांसफर कंसिडरेशन के साथ हो रहा है, यानी कि जैसे सेल वगैरह के केस में होता है, और ट्रांसफर यहां पर फेल हो जाता है। तब ट्रांसफरी किस चीज के लिए एंटाइटल्ड है? क्या वो किसी भी चीज के लिए भी एंटाइटल्ड नहीं है? अरे नहीं 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 नहीं, ऐसा तो नहीं है। दूसरा, कंपनसेशन इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी अटेम्प्टेड टू बी ट्रांसफर्ड, जिस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने की कोशिश की जा रही थी लेकिन ट्रांसफरर तो ट्रांसफर करने से पहले ही मर गया, उसने ऑप्शन अपना इलेक्शन का चूज किया ही नहीं था और उस पर्सन की डेथ हो गई। तब यहां पर ट्रांसफरी की प्रॉपर्टी में से जितनी वैल्यू वो ट्रांसफर करना चाहता था उतने अमाउंट को कंपनसेशन के रूप में ट्रांसफरी को देना होगा। ठीक है, ये हमारा बी आंसर होना चाहिए। लेकिन अभी बाकी हम कोई कंक्लूजन भी ड्रॉ नहीं करते। कभी भी अगर आपके पास चाहे आपको कितना भी क्लियर कट क्यों ना लग रहा हो कि बी ही आंसर है या सी ही आंसर है, जब तक कि बाकी के ऑप्शंस को आप एक्सप्लोर ना कर लो, आप कभी भी टिक मार्क मत लगाना। कभी कभी एग्जामिनर जानबूझकर ऐसे एक कंफ्यूजन वाले सिचुएशन क्रिएट करते हैं और उस ऑप्शन को वो पहले डाल देते हैं ताकि एस्पिरेंट ये सोचे कि यही आंसर करेक्ट है, लेकिन एक्चुअल में आंसर नीचे कोई और करेक्ट होता है। और क्योंकि आदमी ये सोचता है कि हाँ 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 मेरे को सेम लग रहा है, तो वहां पर वो टिक मार्क कर देता है। इसी चीज का फायदा एग्जामिनर उठा लेता है और आपको डॉज कर देता है। तो इस चीज को बचने के लिए, चाहे आपको नजर भी आ रहा हो कि यही आंसर होना चाहिए, आपके पास जो अवेलेबल ऑप्शंस होते हैं आप उनको एक्सप्लोर करना ना भूलें, चाहे कुछ सेकंड्स फालतू ही क्यों ना लग जाएं। अब यहां पर देखो हमारे पास बाकी वाला क्या है, हाफ कंपनसेशन। हाफ कंपनसेशन का तो केस ही नहीं है। आगे कहते हैं द ट्रांसफरर्स अदर प्रॉपर्टी, क्या ट्रांसफरर की बाकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देंगे? अरे बाकी ट्रांसफरर की बाकी प्रॉपर्टी काहे को ट्रांसफर करेंगे भाई? जितनी संपत्ति ट्रांसफर करने के बारे में बात की गई थी उतनी ही की वैल्यू का कंपनसेशन दे देंगे, बस इतनी सी बात है। तो इसका आंसर कौन सा होना चाहिए? हाँ बी ही तो होना चाहिए। तो चेक करते हैं क्या बी है कि नहीं। हाँ बिल्कुल, इट्स B1 सेम। ओके आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। इनमें से कौन से स्टेटमेंट ट्रू हैं? अब अगर आप यहां पे नोटिस करोगे, हम लोगों ने ज्यादातर सेक्शंस के असेंशियल्स के अंदर जो प्रोविजंस मेंटेन्ड किए हुए होते हैं उनके आधार पर ही क्वेश्चंस बनाए। और कहीं कहीं पर जैसे कि वो एग्जामिनर पूछते हैं कि बताओ इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सच है झूठ है, और कभी कभी वो ये भी दे सकते हैं कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, ये बताओ। तो कई बार आदमी ये मान के चलता है कि अरे इसमें तो ट्रू वाली पूछी है, लेकिन वो ट्रू वाली नहीं पूछ रहे होते। वो कहते हैं इनमें से कौन सी ट्रू नहीं है, मतलब कौन सी फॉल्स है। लेकिन हमारे पास तो ऐसा सिचुएशन नहीं है, यहाँ तो ट्रू वाली ही बतानी है हम। तो चलो देखते हैं। तो पहला सिचुएशन हमारे पास क्या है? पहला सिचुएशन है
हाईलाइटर ऑन कर। द डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन अप्लाइज ओनली टू ट्रांसफर बाय सेल। भाई एक बात का बताओ, मैंने तो आपको दो कंसेप्ट बताए थे कि ट्रांसफर बिना कंसिडरेशन के भी हो सकता है, ग्रेचुइटियस, और कंसिडरेशन के साथ भी हो सकता है। कंसिडरेशन वाला कंडीशन तो सेल वाला होता है, विदाउट कंसिडरेशन यानी कि ग्रेचुइटियस वो तो सेल का होता है। लेकिन सेल वाला भी तो इलेक्शन वाले ऑप्शन में आता है, और पहले ऑप्शन में तो वो कह रहे हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन सिर्फ सेल वाले केस में लगता है। तो ये बात सही हुई कि गलत? ये बात तो गलत हुई, ये तो गिफ्ट में भी लगता है, तो यानी पहला वाला तो मेरा हमारा आंसर नहीं हुआ। द डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन अप्लाइज टू बोथ ग्रेचुइटियस एंड कंसिडरेशन ट्रांसफर। हाँ, ये तो सही लग रहा है, होना तो यही चाहिए। लेकिन मैंने अभी आपसे कहा कि नहीं, अभी जल्दबाजी नहीं, ठंडा करके खाएंगे, जल्दबाजी में कहीं मुंह ना जल जाए। डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन अप्लाइज ओनली टू गिफ्ट, नहीं ये नहीं हो सकता। डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन डज नॉट अप्लाई अंडर द ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट। ये तो बिल्कुल ही कोरा झूठ है। मतलब सवाल बिल्कुल आसान है। कौन सा आंसर हुआ? ऑफ कोर्स बी। चेक करते हैं, यही आंसर है ना? हाँ बिल्कुल, यही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। इफ अ ट्रांसफरर गिव्स मल्टीपल बेनिफिट्स टू द ट्रू ओनर। अगर ट्रांसफरर ने मल्टीपल बेनिफिट्स ट्रू ओनर को दे दिए, ध्यान से सुनो मेरी बात। हमारे पास डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन में यह था कि ट्रांसफरर प्रॉपर्टी के लियू में, मतलब उसके बदले में कोई बेनिफिट देता है। लेकिन अगर कोई और बेनिफिट्स हैं जो उस प्रॉपर्टी के बदले में नहीं दिए जा रहे, लेकिन एक्स्ट्रा है उससे, तब क्या होगा? चलो समझते हैं। इफ अ ट्रांसफरर गिव्स मल्टीपल बेनिफिट्स टू द ट्रू ओनर, मतलब बहुत सारे अलग अलग बेनिफिट्स दे रहा है इन द सेम ट्रांजेक्शन, एंड ओनली वन इज इन द ल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। मैंने वही वाली बात बोली आपको कि मान लो प्रॉपर्टी के ल्यू में बेनिफिट नंबर 1 दिया हुआ है और बाकी बेनिफिट नंबर 2 और 3 वो प्रॉपर्टी के ल्यू में नहीं दिए हुए हैं, तो टोटल मिलाकर मेरे पास कितने बेनिफिट्स हुए? बेनिफिट नंबर 1, बेनिफिट नंबर 2, बेनिफिट नंबर 3, मतलब मेरे पास मल्टीपल बेनिफिट्स हुए। तो जब मेरे पास मल्टीपल बेनिफिट्स हुए, तो बाकी जो 2 और 3 वाला बेनिफिट है, क्या वो मैं अपने पास रिटेन करके रख सकता हूं, या मैं प्रॉपर्टी को जब रिलिंक्विश करूंगा, मतलब मैं ट्रांजैक्शन को मना करूंगा कि मुझे प्रॉपर्टी नहीं देनी, तब मुझे सारे ही बेनिफिट लौटाने होंगे, या सिर्फ जो प्रॉपर्टी के रिलिंक्विश, जो प्रॉपर्टी के ल्यू में दिया जा रहा है वो लौटाना होगा, सिर्फ वही लौटाना होगा, बाकी नहीं? अब ये कंसेप्ट हम समझ गए, उसी से संबंधित उन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछा है। अब आगे ऑप्शंस पूछते हैं। देखो, पहला उन्होंने बोला है मस्ट रिलिंक्विश ऑल बेनिफिट इफ ही क्लेम्स हिज प्रॉपर्टी। क्या ये बात सही है? नहीं, सारे के सारे बेनिफिट तो नहीं मना करने होते। कैन कीप द अदर इंडिपेंडेंट बेनिफिट्स। क्या बाकी इंडिपेंडेंट बेनिफिट्स जो कि प्रॉपर्टी के ल्यू में नहीं है उसे रख सकते हैं? हाँ, रख सकते हैं। लेकिन अभी हम यहां पर कंफर्मेशन नहीं लेते, बाकी ऑप्शंस को देख लेते हैं। कैन नॉट कीप एनी बेनिफिट, नहीं ये तो बिल्कुल झूठ है। मस्ट अप्रोच द कोर्ट फॉर इलेक्शन। ये भी सही नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो नए नए बच्चे आते हैं ना, जिनको कुछ भी अंदाजा नहीं होता, जो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करते हैं। ये ऑप्शन उन लोगों के लिए दिए होते हैं। तो एक्चुअल में फिर क्या हुआ यहां पर? कौन सा आंसर हुआ? फिर तो बी ही लग रहा है हमें। चलिए चेक करते हैं। यस, बी ही इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच मैक्सिम और फेमस मैक्सिम एक्सप्रेस द प्रिंसिपल ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन। अब अगर आप थोड़ा सा फ्लैशबैक करोगे आज के ही इस लेक्चर में ही, मैंने कुछ वर्ड्स यूज किए थे। मैं बार बार उन वर्ड्स को शुरुआत में इस्तेमाल कर रहा था। मैं अभी बोलूंगा नहीं, आप याद करने की कोशिश करो। कुछ वर्ड्स थे जो मैंने यूज किए थे, वो यहीं पर लेटिन मैक्सिम में इस्तेमाल हुए हैं। आप खुद से ही समझ जाओगे कि सर आप इस पर्टिकुलर मैक्सिम के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन आपको उसका मतलब समझ में आएगा तब आप उसको कंस्ट्रू कर पाओगे। हो सकता है कि इस लेटिन मैक्सिम का आपको इंग्लिश मीनिंग समझ में ही ना आ रहा हो, कोई बात नहीं है, मैं आखिरी में उसका एक्चुअल मीनिंग भी आपको बता दूंगा कि उसका मतलब क्या होता है। तो पहला वाला हमारा लेटिन मैक्सिम है नेमो डैट क्वाड नॉन हैबिट, नहीं ये तो नहीं है। एलिगेंस कॉन्ट्रेरिया नॉन एस्ट ऑडेंटस, ये भी नहीं है। क्वाड एप्रोवो नॉन रेप्रोवो, हाँ ये है। सर कैसे? अभी समझाऊंगा कैसे। डी रेस इप्सा लोकेटर, ये भी नहीं है।
अब हमारा सी वाला ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन क्यों होना चाहिए? क्योंकि इसका मीनिंग है वन कैन नॉट एप्रोबेट एंड रेप्रोबेट अंडर द सेम ट्रांजेक्शन। यहां पर तो सिर्फ इतनी सी बात है, क्वाड एप्रो एप्रोबो नॉन रेप्रोबो, मतलब आप एक ही ट्रांजेक्शन में एप्रोबेट और रेप्रोबेट नहीं कर सकते। मतलब आप ये नहीं कर सकते कि प्रॉपर्टी को तो ट्रांसफर ना करो और बेनिफिट अपने पास रख लो। यही तो हमारा कंसेप्ट है डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन का, और यही हमारी लेटिन मैक्सिम कहती है। तो हमने इसमें ट्रू फॉल्स वाला कंसेप्ट, कुछ रीजनिंग वाले कंसेप्ट, कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस, कुछ लेटिन मैक्सिम क्वेश्चंस, उनका एक मिक्सचर बनाया है कि किसी भी एंगल की तरफ वो लोग जाना चाहें वो आपको डॉज ना कर पाए, मतलब आपके पास सोल्यूशन हो। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। हालांकि क्वेश्चन तो हमारे बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमारे पास अटेम्प्ट करने के लिए समय भी चाहिए। तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि हमारे वेबसाइट पर judicialcompetitiontimes.in पर ऑनलाइन मॉक टेस्ट मॉड्यूल है, वहाँ पर इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे अवेलेबल हैं। और इवन मेरे ख्याल से टोटल मिलाकर देखेंगे आप सारे के सब्जेक्ट्स को तो शायद 9,000 10,000 के आसपास क्वेश्चंस होंगे। तो कुछ इस तरह से वो डिज़ाइंड है कि ज़्यादातर उन्हीं में से ही क्वेश्चन पेपर बनता है। जो टॉपिक्स उसमें रखे गए हैं, अगर आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट को सब्सक्राइब करते हैं तो लगभग उसी में से ही आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वही आएंगे, पॉसिबिलिटी है, हम एग्जामिनर तो नहीं है, लेकिन एक संभावना है, एक प्रोबेबिलिटी बना के चलते हैं कि यार इनमें से आ जाना चाहिए। तो अगर आपको बहुत सारे प्रैक्टिस करने हैं तो उसमें आप जाइए, वहां पर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और बहुत ही चीप रेट्स पर आप उसे सर्वाइव कर सकते हैं। तो चलिए अभी आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। इफ द ट्रांसफरी इज डिसअपॉइंटेड, अभी देखो थोड़ी देर पहले मैंने क्या डिस्कस किया था, मैंने कहा था कि ट्रांसफरी डिसअपॉइंट होता है। ट्रांसफरी का मतलब क्या बना था? मैंने आपसे कहा था ए है वो बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है जो प्रॉपर्टी उसकी खुद की नहीं है। यही तो बोला था ना, प्रॉपर्टी सी की थी, प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे थे बी को, तो बी कौन बना? ट्रांसफरी बना। अब प्रॉपर्टी ट्रांसफरी के पास नहीं गई तो वो क्या हो गया? डिसअपॉइंट हो गया। इफ द ट्रांसफर इज डिसअपॉइंटेड ड्यू टू फेलियर ऑफ अ ट्रांसफर, हु इज लायबल टू कंपनसेट? कौन ट्रांसफर कौन कंपनसेट करेगा? देखो स्टेट का तो कोई लेना देना नहीं है, ट्रांसफरर या उसकी एस्टेट में से कर सकते हैं। रजिस्ट्रार ऑफ द डीड, उसका कोई लेना देना नहीं है। ट्रांसफरी हिमसेल्फ, अरे ट्रांसफरी अपने आप को खुद से कंपनसेशन देगा ही क्यों? मतलब ये सवाल भी बिल्कुल बच्चों वाला है। तो ऐसे बच्चों वाले सवाल भी आपको मिलेंगे वहां पर। थोड़े हल्के लेवल के भी क्वेश्चन रखे गए हैं जानबूझकर, ताकि आपको उस लेवल का भी पता चले। तो आंसर क्या होना चाहिए? बी आंसर होना चाहिए। चेक करते हैं। यस, इसका आंसर बी है। तो इसके बाद हमारे पास दोस्तों मेंस आंसर राइटिंग के लिए कुछ प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ठीक है? उसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं। इस लेक्चर को यहाँ पर थोड़ा छोटा ही रख लेते हैं, ताकि आपको ज़्यादा समय एक स्लाइड के ऊपर डिवोट करने की ज़रूरत ना पड़े, ताकि हम कैटेगराइज भी कर लें कि ये प्री वाला है और इसके बाद जो हमने बाकी किए हैं वो मेंस के हैं, ठीक है? तो दोस्तों फिलहाल के लिए सेशन में रोक लेते हैं। थोड़ी देर बाद आपसे मुलाकात करेंगे अगले सेशन के साथ, जो कि हमारा मेंस आंसर राइटिंग से रिलेटेड होगा, जो कि प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, जिसमें हमें डिटेल में लिखना होता है, मतलब सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में, ठीक है? तो फिलहाल के लिए मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू।